आइए साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। साथियों, हमारे चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न करने की सीरीज में जो है, आज हम एक नए चैप्टर पे चलेंगे। साथियों, हम जो है राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कर चुके हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में जो है हमारा पहला लेक्चर जो है उदारवादी चरण पे है। उदारवादी चरण जो कि 1885 से 1905 तक चला था। साथियों, उस चैप्टर के जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं जो एग्जाम में आएंगे, उस सभी प्रश्नों को हम करने का प्रयास करेंगे। साथियों, हमने कई सारे प्रश्न लिए हैं, हर एक टॉपिक से प्रश्न लिए हैं, ठीक है। तो प्रश्न को छूटने की संभावना बिल्कुल नहीं है। साथियों, आप इस लेक्चर में जो भी प्रश्न कराए जा रहे हैं, आप सभी प्रश्नों को अच्छे से करें, आपको एग्जाम में काफी मदद मिलेगा, ठीक है। तो इस क्रम में जो है हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण की अवधि क्या थी। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण की अवधि जो थी, जैसा हम बताए अभी, कि 1885 से 1905। क्या था? 1885 से 1905। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उदारवादी नेताओं की कार्यप्रणाली का मुख्य आधार क्या था। उदारवादी नेताओं की कार्यप्रणाली का मुख्य आधार जो था, मुख्य आधार करेंगे इसको। इसका आंसर जो हो जाएगा, संवैधानिक याचिकाएं और अपील। साथ ही उदारवादी नेता जो थे ना, वो दंगा फसाद नहीं करते थे। वो मतलब निवेदन करते थे, धरना प्रदर्शन करते थे, ठीक है। तो याचिकाएं अपील ये सब क्रिया करते थे। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख उदारवादी नेता नहीं थे, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले भी थे, फिरोज मेहता भी थे। साथ ही बाल गंगाधर तिलक जो थे ना, ये उग्रवादी नेता थे, उदारवादी नेता नहीं थे। यही इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का सिद्धांत किस उदारवादी नेता के द्वारा दिया गया था। साथियों, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का सिद्धांत जो है ना, दादा भाई नेहरू जी, ठीक है। दादा भाई नेहरू जी के द्वारा जो दिया गया था। 4 नंबर, बिल्कुल, दादा भाई नेहरू जी के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि उदारवादियों का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ऑप्शन है कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाना, ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन और संवैधानिक सुधार, ब्रिटिश स्वशासन ब्रिटिश शासन को हिंसक रूप से उखाड़ फेंकना, या फिर सांप्रदायिक सद्भाव संपत्ति स्थापित करना। करेंगे इसको। क्या आंसर हो जाएगा? बी, ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन और संवैधानिक सुधार। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय जो थे, दादा भाई नेहरू जी थे। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस उदारवादी नेता को भारत में वयोवृद्ध पुरुष, मतलब ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। देखिए, इंग्लिश में ही आता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है किसे जाना जाता है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है दादा भाई नेहरू जी को जाना जाता है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम उदारवादियों के लिए किस प्रकार का कदम था। ठीक है, करेंगे इसको। 1892 का जो है भारतीय परिषद अधिनियम जो उदारवादियों के लिए किस प्रकार का कदम था, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, आंशिक सफलता का था, ठीक। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय ग्लैडस्टोन के रूप में किसे जाना जाता है जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आलोचना की थी, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन जो है दादा भाई नेहरू जी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता। इनमें जो है दादा भाई नेहरू जी, ठीक। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, साथियों ये प्रश्न जो है हमने कल भी कराया था, जो हमने कांग्रेस चैप्टर जो कर रहे थे ना, तो उसमें भी कराया था। फिर से ये क्वेश्चन आया तो इसको देख लेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे, प्रथम अध्यक्ष विमलेश चंद्र बनर्जी थे। स्थापना कब हुई थी? 1885 में, ठीक। पहले अध्यक्ष विमलेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न है कि उदारवादी किसमें विश्वास रखते थे। साथी, उदारवादी जो है ना, उदारवादी जो थे, ये ब्रिटिश शासन में न्याय और ईमानदारी में विश्वास रखते थे, न्याय और ईमानदारी में। स्टार्टिंग में इनका लक्ष्य स्वाधीनता पाना था ही नहीं। स्टार्टिंग में इनका लक्ष्य जो था कि ब्रिटिश शासन में जो न्याय और ईमानदारी दिखाई जाए, यही उनका मांग था, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा। उदारवादी राजनीतिक भिक्षावृत्ति में विश्वास क्यों रखते थे।
ठीक है, करेंगे इसको, ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन बोल रहा है कि उन्हें ब्रिटिश सरकार की उदारता पर भरोसा था, उन्हें हिंसक तरीकों की शक्ति पर भरोसा था, उन्हें वे ब्रिटिश अधिकारी से डरते थे, उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन भारत के लिए अच्छा था। साथियों, इसका आंसर जो हो जाएगा ना, उन्हें ब्रिटिश सरकार की उदारता पर भरोसा था। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उदारवादी की 3P पद्धति में क्या शामिल था। तो 3P पद्धति जो थी उदारवादियों की, उसमें क्या शामिल था? उसमें जो है देखिए, प्रार्थना, याचिका और विरोध। ठीक है, प्रार्थना, याचिका, विरोध, यही जो था उनके 3P पद्धति में शामिल था। विरोध, प्रचार, प्रकृति, राजनीति, लोक शक्ति, शांति, समृद्धि, देशभक्ति। इसका यही होगा, प्रार्थना, याचिका, विरोध, यही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। दादा भाई नौरोजी ने जो है धन निकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, यही इसका आंसर है। उनका कहना था कि जो है ना, अंग्रेज जो है भारत से धन को बस यहाँ से लेकर जा रहे हैं, यहाँ खर्च कुछ नहीं करे, यहाँ के जो है उन्नति में उनका कोई योगदान नहीं है, यहाँ से धन लेकर वो इंग्लैंड जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में किस पर प्रकाश डाला है। उन्होंने प्रकाश जो डाला है ब्रिटिश शासन के तहत भारत के आर्थिक शोषण है, बिल्कुल इसी पर। इसका आंसर बी हो जाएगा, ब्रिटिश शासन के तहत भारत का आर्थिक शोषण। अगला प्रश्न है कि फिरोज शाह मेहता को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है पंजाब केसरी, मुंबई का शेर, राष्ट्रगुरु या फिर लोकमान्य। करेंगे, आंसर हो जाएगा मुंबई का शेर। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, फिरोज शाह मेहता ने किस अखबार की स्थापना की थी। ऑप्शन है केसरी, द बम्बे क्रॉनिकल, द बंगाली, न्यू इंडिया। करेंगे, तो फिरोज शाह मेहता ने जो है द बम्बे क्रॉनिकल जो है इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है राष्ट्रपिता, राष्ट्रगुरु, पंजाब केसरी, भारत के वयोवृद्ध पुरुष, मतलब ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इसका आंसर जो हो जाएगा राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रगुरु। अगला प्रश्न है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किस संगठन की स्थापना की थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किस संगठन की स्थापना की थी। ऑप्शन है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन और पूना सार्वजनिक सभा। आंसर हो जाएगा इंडियन नेशनल एसोसिएशन। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा संपादित अखबार का नाम क्या था। ऑप्शन है मराठा, द पीपल, द बंगाली, वंदे मातरम। करेंगे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा जो है संपादित अखबार था द बंगाली। ठीक, अगला प्रश्न है कि गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और गोपाल कृष्ण कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो इनके जो गुरु थे, इनके जो थे एम जी रानाडे थे। ठीक है, कर लेंगे इसको। अगला प्रश्न, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की है। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो की है, कब की है, 1905 में। 1905 में की है। ठीक है, 1905 में की, बनारस में हुआ था, बनारस। साथियों, इस कांग्रेस की जो हम लोग चर्चा पहले कर चुके हैं, पिछले 2 लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि उदारवादियों की प्रशासनिक मांगों में क्या शामिल था। तो उदारवादियों की प्रशासनिक मांग में क्या शामिल था। ऑप्शन है कि सेना में भारतीयों की भर्ती बढ़ाना। दूसरा ऑप्शन है भारतीय सिविल सेवा परीक्षा का इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजन। तीसरा ऑप्शन है अंग्रेजों को अधिक प्रशासनिक शक्तियां देना। और चौथा ऑप्शन है न्यायिक और कार्यकारी शक्तियों का मिलाना। अगला इसको करेंगे। ठीक है, इसका आंसर जो है इसका आंसर है भारतीय सिविल सेवा परीक्षा का इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजन करवाना। अगला प्रश्न है कि उदारवादियों की आर्थिक मांग में क्या शामिल था। उदारवादियों की आर्थिक मांग में जो है
ऑप्शन है नमक कर बढ़ाना, सेना के खर्च में कमी, भू राजस्व में वृद्धि, विदेशी उप उद्योग को प्रोत्साहन। इसका आंसर हो जाएगा सेना के खर्च में कमी, ये इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है कि उदारवादियों की संवैधानिक मांगों में क्या शामिल था। तो उदारवादियों के संवैधानिक मांग में क्या शामिल था, ऑप्शन पढ़ेंगे कि भारतीयों को विधान परिषद से हटाना, विधान परिषदों का विस्तार और उसमें भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, ब्रिटिश संसद में भारतीयों को अधिक सीटें देना, स्थानीय स्वशासन को समाप्त करना। करेंगे इसको। इसका आंसर हो जाएगा कि विधान परिषद का विस्तार और उसमें भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना। ठीक। अगला प्रश्न कि उदारवादियों की नागरिक अधिकारों की मांग में क्या शामिल था। ऑप्शन है संघ बनाने के अधिकार का प्रतिबंधन, सॉरी, संघ बनाने के अधिकार पर प्रतिबंध, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा ऑप्शन है प्रेस की सेंसरशिप, चौथा ऑप्शन केवल अंग्रेजों को हथियार रखने का अधिकार। इसका आंसर हो जाएगा, करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि उदारवादी चरण की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी। प्रश्न है कि उदारवादी चरण की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी। ऑप्शन है कि पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित करना, तीसरा ऑप्शन बंगाल का विभाजन रोकना, चौथा ऑप्शन उप असहयोग आंदोलन शुरू करना। तो उदारवादी चरण का प्रमुख उपलब्धि क्या था, बताना है, कीजिएगा इसको। इसका आंसर जो हो जाएगा 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित करना। अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदारवादियों ने ब्रिटिश शासन के शोषणकारी स्वभाव को उजागर करने के लिए क्या किया। ऑप्शन है सशस्त्र विद्रोह करना, जन आंदोलन शुरू करना, आर्थिक विश्लेषण और सांख्यिकी का प्रयोग किया, विदेशी शक्तियों से मदद मांगी। करेंगे इसको। इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक विश्लेषण और सांख्यिकी का प्रयोग किया। ठीक। शोषणकारी प्रभाव स्वभाव को उजागर करने के लिए आपको याद होगा कि दादा भाई नौरोजी ने जो है बताया था कि भारतीयों का जो है, भारतीयों के धन का जो है निष्कासन किया जा रहा है। ठीक है, तो यही आर्थिक विश्लेषण किया और सांख्यिकी का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय व्यय पर वेल्बी आयोग का गठन किसके प्रयासों का परिणाम था। साथियों, वेल्बी आयोग का गठन जो है किसके प्रयासों का परिणाम था। ऑप्शन है उग्रवादी, क्रांतिकारी, उदारवादी या फिर ब्रिटिश सरकार। करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा उदारवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदारवादी नेताओं की आलोचना किस बात पर आधारित थी। ऑप्शन है उनके हिंसक तरीकों पर, उनकी प्रार्थना और याचिका पद्धति पर, उनकी ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा पर, उनके सांप्रदायिक विचारों पर। करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए था क्या कि उदारवादी नेता जो थे वो किसी भी मुद्दे पर जो है हिंसक नहीं होते थे, या फिर बहुत बड़ा ऐसा कोई धरना प्रदर्शन नहीं करते थे, या फिर उग्र नहीं होते थे। वो चाहे मुद्दा कितना ही बड़ा हो, वो हमेशा प्रार्थना और याचिका ही किया करते थे। इसी चीज को लेकर जो है उनकी आलोचना की जाती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि उदारवादी आंदोलन में जन भागीदारी का भाव क्यों था। ऑप्शन सर नेता जनता में नेता जनता से संपर्क नहीं रखते थे। सेकंड ऑप्शन वे केवल शिक्षित वर्ग पर निर्भर थे। थर्ड ऑप्शन जनता में राष्ट्रवाद की कमी थी। ब्रिटिश सरकार ने जन भागीदारी पर प्रतिबंध लगा दिया था। करेंगे। इसका आंसर जो हो जाएगा वे जो है केवल शिक्षित वर्ग पर ही निर्भर थे, यही उसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि उदारवादी किस प्रकार के विरोध प्रदर्शन में विश्वास रखते थे। तो उदारवादी जो थे ना अहिंसक थे, अहिंसक थे और संवैधानिक, बिल्कुल अहिंसक थे और संवैधानिक थे। वो बिल्कुल उग्र नहीं होते थे, हिंसक नहीं होते थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। उदारवादियों का मानना था कि ब्रिटिश शासन भारत में क्या लाएगा। उदारवादियों का मानना था कि ब्रिटिश शासन भारत में क्या लाएगा। ऑप्शन है गरीबी और अकाल, एकता और आधुनिकीकरण, धार्मिक विभाजन, आर्थिक मंदी। करेंगे। इसका आंसर जो हो जाएगा, देखिए स्टार्टिंग जब हुआ था तो स्टार्टिंग में जो उदारवादियों का मानना था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारत में जो है एकता और आधुनिकीकरण लाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाद में उनका ही भी जो है मत बदला और वो भी इसके खिलाफ हो गए। लेकिन स्टार्टिंग में जो है उदारवादी जो थे उनका मानना था कि एकता और आधुनिकीकरण जो है ब्रिटिश शासन लाएगा।
अगला प्रश्न है कि कांग्रेस ने किस अधिवेशन में उदारवादियों का प्रभुत्व था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में उदारवादियों का प्रभुत्व था? ठीक है, करेंगे। इसका आंसर जो हो जाएगा प्रारंभिक सभी अधिवेशन में। देखिए स्टार्टिंग में जितने भी अधिवेशन हुए थे ना, ठीक है, सभी अधिवेशन में जो है उदारवादियों का प्रभुत्व था कि उस समय उग्रवादी जो थे उनका कुछ खास था ही नहीं। ठीक है, तो प्रारंभिक जब सभी अधिवेशन में है उदारवादियों का जो है प्रभुत्व था। आपको याद होगा 1907 का अधिवेशन जिसमें सूरत फूट पड़ा था। ठीक है, उसके बाद जाके जो है ना कि उग्रवादी भी जो है मतलब बाल गंगाधर तिलक टाइप के लोग जो है वो लोग भी जो अपना मांग रखने लगे। ठीक है, उससे पहले जो है उदारवादियों का ही प्रभुत्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदारवादियों ने भारतीयों को राजनीतिक रूप से शिक्षित करने के लिए क्या किया? तो उदारवादियों ने भारतीयों को राजनीतिक रूप से शिक्षित करने के लिए क्या किया? ऑप्शन है गुप्त बैठकें की, समाचार पत्रों और सार्वजनिक सभाओं का आयोजन किया, सशस्त्र प्रशिक्षण दिया, विदेशी यात्राएं की। करेंगे इसको। इसका आंसर जो हो जाएगा समाचार पत्रों और सार्वजनिक सभाओं का आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस उदारवादी नेता ने इंडियन मिरर नामक समाचार पत्र का संपादन किया? ऑप्शन है दादा भाई नेरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, केशव चंद्र सेन, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका आंसर जो हो जाएगा केशव चंद्र सेन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? जिस समय कांग्रेस की स्थापना हो रही थी 1885 में, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मिंटो या फिर लॉर्ड रिपन। करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। शायद आपको याद हो कि 1886 में जो है लॉर्ड डफरिन ने इन सबको पार्टी दी थी जिसका नाम गार्डन पार्टी जो है दी थी इन्होंने। ठीक, अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? साथियों, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ऑप्शन है 52, 62, 72 या फिर 82। करेंगे। ऑप्शन हो जाएगा 72। साथियों, इन 72 में तो मैक्सिमम जो थी, मैक्सिमम लगभग लगभग शायद 39, हाँ 39 जो थे वो वकील थे। ठीक, प्रश्न आता है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में किसने सर्वाधिक भाग लिया था? ऑप्शन में होता है वकील, डॉक्टर, अभिनेता या फिर नेता, मतलब कुछ भी इस तरह से रहता है ऑप्शन में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वकील, 39 वकील ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त करना, भारतीयों को एक मंच पर लाकर उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करना, केवल धार्मिक सुधार करना, किसानों के बीच विद्रोह भड़काना। जिसका आंसर जो हो जाएगा, करेंगे इसको। इसका आंसर हो जाएगा भारतीयों को एक मंच पर लाकर उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करना। 20 जगह। अगला प्रश्न है कि उदारवादी नेताओं ने किस बात पर जोर दिया कि ब्रिटिश शासन का भारत पर अच्छा प्रभाव पड़ सकता है? ऑप्शन है आर्थिक विकास में, सामाजिक समानता में, आधुनिक शिक्षा और न्याय प्रणाली में, सैन्य शक्ति में। करेंगे। इसका आंसर जो हो जाएगा आधुनिक शिक्षा और न्याय प्रणाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदारवादी नेता भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली चाहते थे? तो उदारवादी नेता जो थे भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली चाहते थे? ऑप्शन है ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्ण स्वतंत्रता, ब्रिटिश उपनिवेश के रूप में स्वशासन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसा, साम्यवादी शासन या फिर राजतंत्र। इसका आंसर जो हो जाएगा ब्रिटिश उपनिवेश रूप में, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वेल्बी कमीशन का संबंध किससे था? साथियों, वेल्बी कमीशन का संबंध जो है, ऑप्शन है न्यायिक सुधार, भारतीय सेना का पुनर्गठन, भारतीय व्यय की जांच या फिर शैक्षिक सुधार। करेंगे इसको। इसका आंसर हो जाएगा भारतीय व्यय की जांच। ठीक, अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि उदारवादियों के अनुसार भारतीय विधान परिषद का मुख्य कार्य क्या होना चाहिए था?
उदारवादियों के अनुसार भारतीय विधान परिषद का मुख्य कार्य क्या होना चाहिए था? ऑप्शन है कानूनों को लागू करना, कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करना, प्रशासन पर नियंत्रण रखना और प्रश्न पूछना, या फिर केवल ब्रिटिश नीतियों का समर्थन करना। करेंगे इसका आंसर जो हो जाएगा प्रशासन पर नियंत्रण रखना और प्रश्न पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि उदारवादियों ने भारतीयकरण की मांग क्यों की? ऑप्शन है उदारवादियों को अधिक वेतन देने के लिए, सॉरी भारतीयों को अधिक वेतन देने के लिए, सिविल सेवाओं में अधिक भारतीयों को शामिल करने के लिए, ब्रिटिश अधिकारों को हटाकर केवल भारतीयों को नियुक्त करने के लिए, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। करेंगे इसको, इसका आंसर हो जाएगा सिविल सेवाओं में अधिक भारतीयों को शामिल करने के लिए। अगला प्रश्न है कि उदारवादियों की मांग में से कौन सी मांग ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार की गई थी? ऑप्शन है पूर्ण स्वतंत्रता, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत कुछ सुधार, सेना में पूर्ण भारतीयकरण, धन निकासी को रोकना। करेंगे आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत कुछ सुधार। अगला प्रश्न, उदारवादियों ने किस प्रकार के राष्ट्रवाद का समर्थन किया? ऑप्शन है आक्रामक राष्ट्रवाद, क्रमिक और संवैधानिक राष्ट्रवाद, धार्मिक राष्ट्रवाद या फिर क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। करेंगे इसका आंसर हो जाएगा क्रमिक और संवैधानिक राष्ट्रवाद। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के पीछे एओ ह्यूम का क्या उद्देश्य था? ब्रिटिश दृष्टिकोण से पूछ रहा है, भारतीय दृष्टिकोण से नहीं, ब्रिटिश दृष्टिकोण से। ऑप्शन है भारतीयों को सशक्त बनाना, भारतीयों में बढ़ते असंतोष के लिए एक सेफ्टी बल्ब प्रदान करना, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना, भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना। तो ब्रिटिश दृष्टिकोण से जो है क्या था? करेंगे आंसर हो जाएगा भारतीयों में बढ़ते असंतोष के लिए एक सेफ्टी बल्ब प्रदान करना। अगला प्रश्न, उदारवादी नेताओं को अक्सर किस बात के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा? ऑप्शन है उनके अत्यधिक आक्रामक तरीकों के लिए, बिल्कुल नहीं, उनकी धीमी और कम प्रभावी प्रगति के लिए, उनके सांप्रदायिक विचार के लिए, उनके ब्रिटिश विरोधी रुख के लिए। आंसर हो जाएगा उनकी धीमी और कम प्रभावी प्रगति के लिए, बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस उदारवादी नेता ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। करेंगे इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है कि उदारवादियों का प्रमुख राजनीतिक हथियार क्या था? उदारवादियों का प्रमुख जो है राजनीतिक हथियार क्या था? ऑप्शन है सशस्त्र विद्रोह, बिल्कुल नहीं, असहयोग, बिल्कुल नहीं, याचिका और प्रस्ताव, बिल्कुल, सभी ने अवज्ञा ना। आंसर हो जाएगा याचिका और प्रस्ताव। ठीक। इस तरह से हमने उदारवादी युग के जितने भी संभव प्रश्न बन सकते थे, हमने सभी बिंदु को ध्यान में रख के प्रश्न बनाया है। अब इससे बाहर प्रश्न जाने की संभावना जो है बहुत कम है, एकदम ही कम, या फिर न के बराबर समझे। तो खासकर जो ही स्टेट के एग्जाम हो रहा है, बिहार पुलिस टाइप का जो भी एग्जाम है, या फिर बिहार दरोगा में ही मान लीजिए, तो इस हमने सभी बिंदु को कैप्चर किया। ठीक है, तो आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से करें। इससे बाहर जो है उदारवादी युग से क्वेश्चन तो नहीं जाएगा। कल हम लोग उग्रवादी युग करेंगे। आज जो है हम लोग ने 50 प्रश्न किया उदारवादी युग से। ठीक है, आपको इस क्लास से संबंधित कोई भी समस्या हो या फिर कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उस पर जरूर गौर करेंगे। ठीक है, और इन सब के लिए जो है आप हमारा यूट्यूब चैनल द एग्जाम सिंडिकेट को फॉलो कर लें, बेल आइकन दबा लें। इस चैनल पे जो है हम लोग एक और सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम लोग हर रोज 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं, जिसमें सभी सब्जेक्ट के प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो आप उसको भी फॉलो करें, उसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, उसको जरूर फॉलो करें। उसमें हम लोग काफी अच्छे से जो है क्वेश्चन को जो करते हैं। ठीक, तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।